हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव एकेडमिया में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट कैप्सूल की। आज की हमारी पहली न्यूज़ है, लॉकडाउन के कारण दिल्ली में पीएम 2.5 और पीएम 10 में 50% तक की कमी आई है। तो ये दिल्ली का आंकड़ा है। आपको पता ही है, लॉकडाउन जब से चल रहा है इस वजह से बहुत सारे व्हीकल्स नहीं चल रहे हैं, फैक्ट्रीज बंद पड़ी हुई हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं हो रहा है। तो इस वजह से जो मेन सोर्स हैं पॉल्यूशन के, वो बंद पड़े हुए हैं, तो पॉल्यूशन में कमी आई है और लगभग 56% नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कमी आई है, सल्फर डाइऑक्साइड में 19% कमी आई है और सी कार्बन मोनोऑक्साइड में 37% कमी आई है। इसके अलावा वर्ल्ड में भी और पूरे देश में भी पॉल्यूटेंट्स में कमी आई है। लगभग 22% पूरे देश में पॉल्यूटेंट्स में कमी आई है। तो ये सारे आंकड़े इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ना इतना कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो बॉडी है जिसने ये स्टेटमेंट दिया है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सॉरी, ये एक सांविधिक निकाय है, यानी कि स्टेट्यूटरी बॉडी है, और इसकी स्थापना जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत 1974 में ही की गई थी। इसे शक्तियां वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत प्राप्त होती हैं। साथ ही ये जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, इसके अंतर्गत ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं भी उपलब्ध कराता है। इसके मेन काम क्या क्या हैं? जल प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण द्वारा राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में कुओं और सरिताओं की स्वच्छता को सुधारना तथा देश में वायु प्रदूषण के निराकरण अथवा नियंत्रण निवारण के लिए वायु गुणवत्ता में सुधार लाना। तो इनके इसका मेन काम ये है कि जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण जो भी है उसकी निगरानी करना, उसको कम करने के उपाय करना और इससे संबंधित जागरूकता को बढ़ाना। अगली न्यूज़ है, कोविड-19 के कारण कामाख्या मंदिर में लगने वाला अंबुबाची मेला इस साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो इसमें 2 पॉइंट मेन है, कामाख्या मंदिर ये कहाँ पे स्थित है और अंबुबाची मेला कहाँ लगता है। तो कॉन्टेक्स्ट से ही आपको पता चल गया होगा कि अंबुबाची मेला कामाख्या मंदिर में लगता है और ये कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर के नज़दीक, जो असम का सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी, वहाँ पर ये लगता है हर साल। इसके पीछे एक स्टोरी है कि जो देवी सती थी, तो उनकी बॉडी के जो 51 पार्ट्स थे वो अलग अलग जगहों पर गिरे थे और उन सभी जगह पर पीठ स्थापित की गई थी। उन्हीं में से उनका जो जेनाइटल पार्ट था वो यहाँ पर कामाख्या एक प्लेस है वहाँ पे गिरा था। तो यहाँ पर कामाख्या मंदिर बनाया गया है। हर साल यहाँ पर मेला लगता है 3 दिन के लिए। ऐसा माना जाता है कि जो देवी हैं उनका रजस्वला होती हैं 3 दिन के लिए, तो मंदिर के द्वार बंद रहते हैं, फिर चौथे दिन द्वार खोले जाते हैं और पूजा पाठ होती है और 3 दिन तक वहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। लोग आते हैं यहाँ पर, तंत्र मंत्र या तांत्रिक जो होते हैं उनसे, उनके लिए ये बहुत प्रोमिनेंट प्लेस है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनकी शक्तियों से ये जुड़ा हुआ है, सीधे बढ़ाने में मदद करता है। अगली न्यूज़ देखते हैं। पिछले इसमें आप ये चीज़ याद रखिएगा कि अंबुबाची मेला कहाँ लगता है और कामाख्या टेम्पल कहाँ है। अगली न्यूज़ है कोरेल से रिलेटेड। तो ये कोरेल है क्या? ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रोजेक्ट है जो कि ये निगरानी करेगा कि कोरल रीफ अगर उनके लिए कंडीशन फेवरेबल नहीं होते हैं तो वो कैसे अवरोधकता यानी रेजिस्टेंस शो करती हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट याद रखिएगा। कोरेल किससे रिलेटेड है? अब प्रवाल भित्ति के बारे में जान लेते हैं। पहले प्रवाल के बारे में जान लेते हैं। प्रवाल या मूंगा या कोरल या मिर्जान, ये इसके नाम हैं। ये एक तरीके का समुद्री जीव होता है, बहुत छोटा सा, डेलिकेट सा, और ये कॉलोनीज में रहता है। छिछले वाटर में कैल्शियम कार्बोनेट ये वहाँ पर उत्पन्न करता है और उसके अंदर ये कॉलोनीज में रहते हैं। तो इनकी जो पूरी कॉलोनी होती है उसी को ही प्रवाल भित्ति कहते हैं। प्रवाल भित्ति का जो कलर होता है, इनके ऊपर एक जूजेंथली या एल्गी अटैच रहता है। उस एल्गी के कारण इनको एक कलर मिलता है, बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत ही आकर्षक कलर होता है। इसलिए जो प्रवाल भित्ति वाली जगह होती है वो स्कूबा डाइविंग के लिए बहुत फेमस है। बीचेस बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत साफ सुथरे।
भारत में कहाँ कहाँ पर प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं? गल्फ ऑफ कच्छ में, ये स्क्वायर बने हुए, मालाबार, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जो पूरा आइलैंड है ये प्रवाल भित्ति से ही मेनली बना हुआ है। गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान और निकोबार। और दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पर स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पे है, जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट याद रखिएगा, ग्रेट बैरियर रीफ। और आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ है इनके ऊपर। ऐसा माना जा रहा है कि 21वीं सदी के अंत तक, यानी 2100 के अंत तक लगभग 90% प्रवाल भित्तियाँ समाप्त हो जाएंगी। ये मेनली गर्म वाटर में पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा गर्म में नहीं, लेकिन ये 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण के बीच में इनकी जो अधिकतम संख्या है 99% तक वो इन्हीं में पाई जाती है। इनको खतरा किस चीज़ से है? जो सैलिनिटी बढ़ रही है या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, टेम्परेचर का, अगर पानी का टेम्परेचर एक लिमिट से ऊपर जाता है, बहुत ही ये डेलिकेट होती हैं, तो इनका कलर चला जाता है, जिसको कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। इनके साथ जो एल्गी अटैच होता है वो हट जाता है इनके ऊपर से, तो ये ब्लीच हो जाती हैं, तो इनको खाना नहीं मिलता, ये मर जाती हैं। इसलिए कोरल ब्लीचिंग चर्चा में रहता है वर्ड। और इनको समुद्र का वर्षावन कहा जाता है। इनकी जो डाइवर्सिटी है, इतनी ज़्यादा डाइवर्स होती हैं इनके अंदर, जो फाना और फ्लोरा पाया जाता है बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बहुत सारे जीव शेल्टर लेते हैं इसके अंदर, तो इसलिए इनको समुद्र का वर्षावन कहते हैं। अगली न्यूज़ है, KVIC का मुख्य उद्देश्य महामारी के प्रकोप के कारण लागू लॉकडाउन में अपनी फसल को बेचने के लिए संघर्ष कर रहे ककून किसानों की मदद करना है, और दूसरा रेशम उत्पादन में शामिल खादी संस्थाओं को ककून की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना है। तो मेनली लॉकडाउन की वजह से जो ककून, जो लोग रेशम प्रोड्यूस करते हैं, जो किसान, उनको दिक्कत आ रही है, तो KYC ने कहा है कि हम आपका रेशम खरीदेंगे। ये ककून होता क्या है? जो रेशम का कीड़ा होता है उसका लार्वा एक छोटे से कैप्सूल टाइप का अपने चारों तरफ एक लेयर बना लेता है, उसके अंदर रहता है, तो उसको ककून बोलते हैं। और इसी ककून से ही रेशम प्राप्त होता है। पानी में इसको उबाल लेते हैं तो लार्वा मर जाता है, लार्वा निकाल देते हैं, और जो वो लिक्विड बनता है उसी से रेशम, जो ये ककून बचता है उसी से रेशम बनता है। तो खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग के बारे में जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट बॉडी है ये, एक संसद के अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वो अधिनियम है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956। तो इसलिए ये एक सांविधिक निकाय है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके अलावा इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, दिल्ली, भोपाल, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई और गुवाहाटी। भारत में ये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक शीर्ष संस्था है। इसका मेन उद्देश्य है कि ग्रामीण इलाकों में खादी एवं ग्रामोद्योगों की स्थापना करना, उनको सपोर्ट प्रदान करना, उनका विकास करना, प्रचार करना और उनको सुविधाएं प्रदान करना। इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं, यानी कि इसके जो उद्देश्य उनको 3 पार्टों में बांट लिया गया है। सामाजिक उद्देश्य, इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना। आर्थिक उद्देश्य, जो बेचने योग्य सामग्री है वो प्रदान करना। व्यापक उद्देश्य, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना और एक सुदृढ़ ग्रामीण सामाजिक भावना का निर्माण करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी इसलिए है क्योंकि जो छोटे छोटे उद्योग गांव में होते हैं तो उनको ये सपोर्ट देता है और मार्केट भी प्रोवाइड कराता है, टेक्निकल असिस्टेंट देता है। तो मेनली ये ग्रामीण विकास में सहायता करता है। अगली न्यूज़ है, अमेरिका के एक जियोलॉजिकल सर्वे ने चंद्रमा का पहला भौगोलिक मैप तैयार किया है। तो इस भौगोलिक मैप को जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा और
दूसरी एजेंसी है लूनर प्लेनेटरी इंस्टीट्यूट। इन दोनों ने मिल के तैयार किया है। ये जियोलॉजिकल मैप है और इसको नाम दिया गया है यूनिफाइड जियोलॉजिकल मैप ऑफ मून। इसका फ़ायदा क्या होगा, फ्यूचर में जो भी मिशन होंगे चंद्रमा को एक्सप्लोर करने के, उनमें सहायता मिलेगी, या चंद्रमा पे इंसान को भेजना है उसमें सहायता मिलेगी। तो इसलिए मैप इम्पॉर्टेंट है। और तैयार किसने किया है, दो इंस्टीट्यूट ने मिलके, एक तो दो ऑर्गेनाइजेशन, एक तो नासा और दूसरा लूनर प्लेनेटरी इंस्टीट्यूट। तो ये याद रखिएगा आप। अगली न्यूज़ है CSIR ने कोविड-19 को फैलने से रोकने और कोविड-19 के मरीजों के स्वस्थ होने की रफ्तार में तेजी लाने के लिए शरीर की स्वाभाविक प्रतिरक्षा बढ़ाने हेतु एक स्वीकृत इम्यूनोमॉड्यूलेटर जिसका नाम होगा सिप्सीवेक को विकसित करने और उपयोग करने का फैसला किया है। तो इम्यूनोमॉड्यूलेटर क्या होते हैं, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो शरीर की जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा है उसको बढ़ाते हैं। तो ये एक प्रकार की मेडिसिन होती हैं जो शरीर की जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रांग करते हैं। इसको जो भारतीय वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR है, उसने अपने एक इनिशिएटिव है न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव, इस कार्यक्रम के अंतर्गत इसको विकसित करने और उपयोग करने का फैसला किया है। तो CSIR के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1942 में की गई थी और ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है, स्वायत्त संस्थान है। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, जबकि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जो होते हैं वो इसके पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। इसका वित्तीय पोषण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इसका कार्य क्या है, राष्ट्रीय संस्थानों प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क स्थापित करना, साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देना। और न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव, इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा 2000 और 2001 में की गई थी। इसका उद्देश्य है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से तकनीकी विकास को प्रोत्साहित करना। इस कार्यक्रम को CSIR यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ये रेगुलेट करता है, इसको मैनेज भी यही करता है। मेनली इसके अंतर्गत PPP के आधार पर उद्योगों और अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का वित्त पोषण किया जाता है और ऐसी योजनाओं को बढ़ावा दिया जाता है। आखिरी न्यूज़ है आज की, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान यानी कि एरीज, इसके शोधकर्ताओं ने एक सुपरनोवा की खोज की है और इस सुपरनोवा को नाम दिया है SN2010KD। ये नाम याद रखिएगा, अगर पूछा जाता है कि ये क्या है तो ये एक सुपरनोवा है। और इस शोध में यह सामने आया कि जो परिभ्रमण होता है और किसी तारे के जो धात्विक गुण होते हैं वो सुपरनोवा या तारकी विस्फोट में जो सेलेस्टियल एक्सप्लोजन होता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सुपरनोवा होता क्या है, किसी तारे में जब विस्फोट होता है तो उसको सुपरनोवा कहते हैं खगोल शास्त्र में। इससे बहुत ज़्यादा प्रकाश निकलता है और रेडिएशन निकलता है और इतना ज़्यादा ये होता है कि पूरी आकाश गंगा को धुंधला कर देता है, फिर धीरे धीरे धुंधला हो जाता है। जब सुपरनोवा अपनी चरम सीमा पर होता है तो वो कुछ समय के लिए इतना, कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के लिए इतना ज़्यादा प्रकाश और ऊर्जा प्रसारित करता है कि सूरज अपने अरबों साल के जीवन काल में भी नहीं कर पाता। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान यानी कि एरीज, इसके बारे में जान लेते हैं। मनोरा पीक नैनीताल में ये स्थित है, मनोरा पीक है वहां पे, नैनीताल में ये स्थित है आर्यभट्ट
प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान। यह एक खगोलीय वेधशाला है। इसका गठन उत्तर प्रदेश राजकीय वेधशाला के नाम से किया गया था, यानी प्रारंभ में इसका नाम उत्तर प्रदेश राजकीय वेधशाला था और वाराणसी में पहले ये स्थित थी। 20 अप्रैल 1954 को इसे स्थापित किया गया था। बाद में अगले साल 1955 में इसको नैनीताल में स्थापित कर दिया गया और 1961 में ये अपने स्थान मनोरा पीक में ले आया गया। सन 2000 में जब उत्तराखंड राज्य बना तो इसको राजकीय वेधशाला का दर्जा दिया गया, लेकिन बाद में 2004 से ये भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं कल कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।